आप देख रहे हैं विसल ब्लोअर टीवी। मैं हूं एएच खान। पाकिस्तान में जुडिशरी के हवाले से, अदालतों के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के हवाले से हम अक्सर खबरें सुनते रहते हैं और होता ये है कि पता चलता है जी जजेस का ये फ़ैसला लोगों को पसंद नहीं आया, ये फ़ैसला उनको बड़ा पसंद आया जी, सब ने, किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने अप्रिशिएट ना किया। तो मेरे अपने ख़्याल में जजेस का जो भी फ़ैसला होता है वो हमेशा ठीक ही होता है, क्योंकि हमें अपनी अदालतों पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो मुझे यूके में रहते हुए को 25 साल हो चुके हैं, तो इसमें एक दफ़ा मुझे ज्यूरी सर्विसेज के लिए कोर्ट ने बुलाया। अभी रिसेंटली छोटे भाई को ज्यूरी मेंबर के तौर पे चुना गया और वो भी अपना सेशन जो 2 वीक का था वो मुकम्मल करके आया। तो मेरे जहन में आया कि मैं भी क्यों ना इस पे एक ब्लॉग करूं और ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम जो है, ब्रिटिश कोर्ट सिस्टम जो है, उसको थोड़ा सा पब्लिक के हवाले से वाज़े करूं कि यहाँ पे कोर्ट के सिस्टम क्या है। पाकिस्तान के कोर्ट के सिस्टम पे हमें पूरा ट्रस्ट है, इंशाल्लाह वो भी जो है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तो कोर्ट्स के कम होने की वजह से लोगों का ख्याल जो होता है वो ये होता है कि भी कोर्ट्स काम नहीं कर रहे, कोर्ट्स काम कर रहे होते हैं लेकिन जजेस के ऊपर लोड ज़्यादा है, जिस वजह से कोर्ट्स के पास चीज़ें लोगों को डाउट में ले जाती हैं। पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे जजेस मौजूद हैं और बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े एक्सपर्ट वकील हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ थोड़ा सा ब्रिटिश सिस्टम को वाज़े करना है। अप्रैल 2011 में मैंने एक लेटर रिसीव किया जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से था, जिसमें कहा गया था कि मुझे ज्यूरी मेंबर के तौर पे चुन लिया गया है और उन्होंने मेरा ज्यूरी नंबर लिखा हुआ था। जब मैंने लेटर को पढ़ा, उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है जिसके अंदर पूरी तरह से ये एक्सप्लेन किया जाता है कि अब आप ज्यूरी मेंबर के तौर पर चुन लिए गए हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट करनी है और अगर आपने नहीं आना तब भी बताना है, आना है तो तब भी बताना है। अगर नहीं आना तो आपको फिर उसके अंदर ही एक फॉर्म मौजूद होता है, उसके अंदर ही आपने डिटेल भरनी होती है कि आपके ना आने की क्या वजह है। अब चूँकि ये एक इलेक्टोरल रजिस्टर होता है, यहाँ पे जब आप वोट के लिए रजिस्टर हो जाते हैं, जिस इलेक्टोरल रजिस्टर पे आपका नाम पड़ा होता है, वहाँ से वो रैंडमली यानी कुरानदाजी के तौर पे बंदों को उठाते हैं, जिसके अंदर औरतें भी होती हैं, वो मर्द भी होते हैं। तो उनको ज्यूरी मेंबर के लिए चुन लिया जाता है। यूजुअली उनके ज्यूरी मेंबर जो होते हैं वो 12 का एक पैनल बनता है, जो किसी भी एक केस के लिए जब ज्यूरी बैठती है तो 12 मेंबर बैठते हैं। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात होती है, जो दिलचस्पी का एक पहलू भी जिसमें निकलता है। नंबर 1 तो ये आ जाता है कि अगर आपने नहीं जाना तो आपकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो चुका, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं तो आपको एक लेटर रिसीव हो जाए, या ये हो सकता है कि आपने हॉलीडेज बुक किए हों, आपकी ट्रैवल डेट उन दिनों में आती हो, तो आपने बताना होता है कि भी मैं उन डेटों को 7 दिन के अंदर अंदर जवाब देते हैं आप कि भी मैं इन दिनों में अवेलेबल नहीं हूँ, तो मुझे ज़रा मेरी डेट को आगे डाल दिया जाए। दूसरी वजह कई किस्म की हो सकती है कि आपकी अचानक सिकनेस हो गई है, तो जब तक रिकवरी नहीं होगी तो आप नहीं जा सकते, तो आपने वो सारी जस्टिफिकेशन उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो उसके बाद आपको एक, जब आप उनको गो हेड दे देते हैं कि ठीक है जी मैं रेडी हूँ, तो आपको एक लेटर रिसीव होता है, जो लेटर आपको बता देता है कि फलां डेट को आपने 9 बजे वहाँ पे कोर्ट के अंदर, जो भी कोर्ट का नाम लिखा होता है, जिस कोर्ट का नाम मेरा था इनर कोर्ट लंदन, तो वो लंदन ब्रिज के पास ही एक कोर्ट है जिसके लिए मुझे चुना गया। तो उन्होंने कहा कि आपने 10 बजे से
5 बजे तक आपका टाइम है, लेकिन पहले दिन आपने जल्दी पहुंचना है, यानी कि 9 बजे पहुंचना है। तो वो 1 महीने की उसमें 4 वीक की डेट रख दी गई। अब एक फॉर्म ऐसा भी दे दिया जाता है जो आपके एम्प्लॉयर्स के लिए होता है। आप उस फॉर्म को लेके अपने ऑफिस के मैनेजर के पास जाते हैं, या सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर के पास, हु इज़ अवेलेबल। तो उसको आप बताते हैं कि मुझे ज्यूरी ड्यूटी के लिए चुना गया है। तो ज्यूरी ड्यूटी के लिए कोई भी यूके के अंदर कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्ट समझा जाता है और इसकी सज़ा जो है 6 महीने या कुछ उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन सकता है। इसलिए यूके के अंदर कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो ये कहे किसी आदमी को कि तुझे जो लेटर रिसीव हुआ है वो ज़िम्मेदार नहीं है उसके, इसलिए वो आपको छुट्टी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होता। वो फौरी तौर पे बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी जस्टिफिकेशन के वो उठाते हैं आपके लेटर को, और उतने दिन के लिए, उस डेट से 15 दिन के लिए, अर्ली 15 दिन के लिए वो आपको रिलीज़ कर देते हैं, आप छुट्टी पे चले जाते हैं। अब होता यह है कि बाज़ लोग जो ज्यूरी सर्विस को अटेंड करते हैं, उनके अंदर बाज़ तो लोग ऑफिस से जाते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो दिहाड़ीदार आदमी हों, और बाज़ ऐसे भी हो सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड हों, जिनके पास नौकरी ना हो। तो हर एक के वो जो एक्सपेंसेस, जो उसको फाइनेंशियल लॉस होता है वो अटेंड करने का, उसके लिए अलग-अलग फॉर्म्स आपको, उसके अंदर सारे ही फॉर्म्स आपको दिए जाते हैं। जो आप पे अप्लाई होता है वो फॉर्म आप लेते हैं, उसी के हिसाब से वो आप भर देते हैं। तो उतने दिन का खर्चा जो होता है वो आपको दे दिया जाता है, और इसके अलावा आपको डेली अलाउंस दिया जाता है, और वो अलाउंस आपको डेली मिलता रहता है। उसके वोचर्स मिलते हैं, उधर उसके कूपन मिलते हैं, वो आपको दे देते हैं। वहीं एक कैंटीन बनी होती है, वहाँ आप दे के तो आप अपनी ज़रूरी चीज़ें ले सकते हैं। तो पहले दिन आपका जो 10 बजे कोर्ट का टाइम होता है, लेकिन आपने 9 बजे पहुंचना होता है। लेकिन उसके बाद हर दिन आपका जो है 10 बजे पहुंचने का टाइम होता है। तो 10 दिन के लिए वो 5 वर्किंग डेज बनते हैं वहाँ पे हर वीक के, तो वो 10 दिन का गिना जाता है, लेकिन होते वो 2 वीक बनते हैं, उसमें 2 हफ्ते बनते हैं। तो बाज़ केसेस जो होते हैं वो लंबा खींच जाते हैं। ये भी हो सकता है कि एक केस जो है 4 वीक चल जाए। तो उस सूरत हाल में वो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो आप सिर्फ फ़ोन लगाते हैं अपने ऑफिस और बता देते हैं, तो वो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं कि आप को किस तरह छुट्टी देनी है। तो ये तो हो गया एक साइड, जैसे आपको लेटर रिसीव होता है, उसके अंदर एड्रेस है, टाइम है, उसके अंदर आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस उन्होंने पे करने, आपको लंच देना है, ये तो इधर कवर हो गया। लेकिन अब जो जूरी मेंबर चुनने का सिलसिला है, वो कहा यह जाता है जी, वो उसके अंदर लिखा होता है कि इलेक्टोरल रजिस्टर जो है वहाँ से वो आपको रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। अब एक सोसाइटी के अंदर जब इलेक्टोरल रजिस्टर से कोई आदमी उठाया जाता है, उसको चूज़ किया जाता है, तो अब वो पीएचडी भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो एक झाड़ू फेरने वाला टोटल अनपढ़ आदमी भी हो सकता है। उसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं होती। अब उसके अंदर कोई औरत हो सकती है, उसके अंदर कोई जवान लड़की हो सकती है, उसके अंदर कोई टीचर हो सकता है। तो वो सारे के सारे लोग जो होते हैं, उनमें उनका एक वो चूज कर लिया जाता है, सबको उठा के एक पैक में डाल के, तो वो जूरी मेंबर का इंतखाब कर लेते हैं। जैसे ही आप जाते हैं कोर्ट के अंदर, 9 बजे पहुंचते हैं, आप जाके रिपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं जी कि भी देखें मैं आ गया हूँ, ये लेटर है मुझे मिला हुआ। तो वो आपको एक हॉल में बिठा देते हैं जिसके अंदर वीडियोस चल रही होती हैं, और जिसके अंदर ये लिखा होता है कि वो वीडियोस चल रही है, तो उसके अंदर बताया होता है कि भी कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, क्या करना है क्या नहीं करना। तो जनरल एडवाइस उसके अंदर यही दी जाती है, जो बुक के अंदर भी लिखी होती है, जो आप रिसीव करते हैं, वो ये होता है कि आपने जो चलता हुआ केस है
उसको अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं करना, अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं करना और सोशल मीडिया पे उसको शेयर नहीं करना किसी तरीके से, जब तक वो केस चल रहा है। तो उसके बाद आपकी जो आपका दिल चाहे सो करें, लेकिन फिर भी किसी का नाम लेके उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उस हिसाब से ये जूरी काम करती है। तो मुझे हुआ ये कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई एक आदमी अगर तो पढ़ा लिखा है, ठीक है जी, हम मानते हैं उसकी एक लेवल को मानते हैं, हम ये समझते हैं कि वो सोसाइटी को ज़्यादा समझता है और इसलिए वो तो आ गया जूरी मेंबर में, वो पूरा केस सुनेगा, उसके अंदर उसकी एक राय बनेगी और फिर वो अपना एक वहाँ पे एक फैसला देगा कि ये आदमी गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। तो जो लोग सोसाइटी के छोटे तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे एक आदमी कभी स्कूल ही नहीं गया, उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उसको ABC भी नहीं आती, तो वो किस तरह से इतने बड़े फैसलों के अंदर अपनी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इतने बड़े फैसले में जिसके अंदर किसी की ज़िंदगी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर किसी का आप समझ लें कि फ्यूचर इन्वॉल्व है, जिसके अंदर उसके आप कह लें कि किस्मत का फैसला होने वाला है। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की और उसको देखने की कोशिश की। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि जूरी के तौर पे क्या क्या वहाँ पे हुआ, उस के अलावा वो जूरी मेंबर्स को लेते हैं सोसाइटी के हर तबके से, और उनका ये ख्याल होता है कि किसी भी केस, जब कोई क्रिमिनल एक्ट होता है किसी के खिलाफ, तो वो अखबारात में आता है, वो टीवी पे आता है। तो जब वो केस आता है तो सोसाइटी एज ए होल क्या फील करती है, वो क्या फेस करती है, उसकी राय क्या होती है। तो उनको तालीम से, उनको अनपढ़ होने से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको सोसाइटी के मेंबर्स को चूज करके उनको आगे लाना होता है, जिससे वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो सोसाइटी की राय हो सकती है वो इन 12 आदमियों में हो सकती है, जिसको आप डिपिक्ट कर सकते हैं कि ये जनाब सोसाइटी की एज ए होल राय है, क्योंकि उसके अंदर पढ़े लिखे लोग भी आ गए। जैसे मुझे जब जूरी का इत्तेफाक हुआ तो हमारे साथ अगर बड़े बड़े लोगों को देखा जाए तो उनमें एक डॉक्टर था, एक स्टॉक ब्रोकर, बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज FDSC की बहुत बड़ी एक मेंबर जो थी वो हमारे साथ थी, और एक हमारे साथ एक ब्रिकलेयर भी था जिसको हम राज कहते हैं, और एक मजदूर भी था जो उसी तरह का एक काम करता था, जो दीवारें बनाते थे उन्हीं के साथ, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो इसी तरह एक लड़की थी, वो अफ्रीका से थी, तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट तो उसके पास था, उसके पास ना तो अफ्रीका की एजुकेशन थी और ना उसके पास ब्रिटिश एजुकेशन थी, लेकिन वो भी हमारे साथ थी। तो उन्होंने एक सोसाइटी के अंदर अपना एक, अब वो केस जो चलता है उसको सुना जाता है, दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी राय को आगे बढ़ाते हैं, तो आप उसको गौर से सुनते हैं। तो फिर अब सबकी राय जो होती है वो किस तरह होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ कि हम पहले पहुँचे, पहले दिन रजिस्ट्रेशन के बाद हमें बिठा दिया गया, हमने वीडियोस देखे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ पे समझा कि हम बेसिकली क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज ए जूरी मेंबर, और हम क्या करेंगे कोर्ट के अंदर जाके। तो जैसे ही हम कोर्ट के अंदर दाखिल हुए तो उसके अंदर 12 जूरी मेंबर का एक साइड पे बेंच लगे होते हैं, कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, उसके ऊपर कोई 3-4 पानी के जग पड़े होते हैं, ग्लासेस पड़े होते हैं, हर टेबल पे, हर वो जो आपकी कुर्सी के सामने एक नोटबुक पड़ी होती है, और बहुत सारी जो है बायरोज के वो पेन पेंसिल सब कुछ ही वहाँ पे पड़ा होता है कि अगर आपने सुनते हुए कोई नोट बनाना चाहते हैं तो जल्दी से आप नोट बना सकते हैं। एक तो ये बैठ के जज
اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد ان کے ریڈرز اور ان کے باقی لوگ جو ہیں وہ جج کے نیچے آگے ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ جو جس پہ الزام لگایا جاتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پبلک بیٹھی ہوتی ہے جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں۔ تو جج کے بالکل سامنے ایک شیشے کا کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ آدمی کو بٹھایا جاتا ہے جس کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے، دونوں طرف اس کے سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے، تو اس کے سامنے سپیکر بھی لگا ہوتا ہے۔ جب اس کا کوئی بیان لینا ہوتا ہے تو اس کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے، لیکن کٹہرے میں لانے سے پہلے، کراس کویسچننگ سے پہلے وہ شیشے کے اس کمرے میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ادھر لایا جاتا ہے جس کے اندر وکیل جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ سوالات کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے سامنے بھی ایک بندہ لایا گیا، اس کے اوپر الزام تھا کہ جی اس نے ایک گھر میں رابری کی ہے۔ تو اس رابری کا جو پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہمیں، وہ یہ بتائی گئی کہ بھئی ایک گھر میں رابری کی ہے، وہ گھر جو تھا اس کے اندر کوئی نہیں رہ رہا تھا اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی۔ تو جو ان کا گارڈن والی سائیڈ ہے جہاں پہ پچھلا حصہ ہوتا ہے جس کو آپ صحن بھی کہہ لیں، پچھلی طرف، تو وہ گارڈن والا حصہ، وہاں سے کچھ ونڈو ٹوٹی ہوئی تھی، ایک ونڈو ٹوٹی ہوئی تھی اور ونڈو کے اندر تھوڑا سا آرم لینتھ تک اس آدمی کی فنگر پرنٹس تھے۔ تو جب وہ جو مالک مکان تھا، جب اس نے کافی دنوں کے بعد اپنے گھر کا وزٹ کیا، اس نے دیکھا جناب پیچھے سے ونڈو ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس نے پولیس کو انفارم کیا، پولیس آئی، وہ اپنا سارا فنگر پرنٹس لیے اور وہ آدمی آلریڈی ہی پولیس کے ڈیٹے پہ تھا، تو انہوں نے فنگر پرنٹ سے میچ کر کے آدمی کو پکڑ لیا۔ تو اب کیس چل رہا ہے، کراس کویسچننگ ہو رہی ہے کہ بھی تم کس طرح آ رہے تھے، تو اس نے بتایا کہ بھی جی میں آ رہا تھا، میں اپنے بھائی کو ملنے گیا اور وہاں سے میں اپنے بھائی کے ساتھ، جب اس نے کام ختم کیا تو چلا آ رہا تھا، تو میں پیشاب کرنے کے لیے ادھر گیا تھا اور میں نے دیکھا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، تو میں نے اس کے اندر سے گردن ڈال کے ہاتھ اندر رکھ کے تو دیکھا، تو جناب بس اتنا سا کام میں نے کیا اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ جو وکیلوں کی بحث ہوئی وہ تو اپنی طرف سے کراس کویسچننگ کرتے رہے، لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کیس کو آگے لے جانے کے لیے اس کے اندر جب گیپ آ جاتا ہے تو جج صاحبان جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے کسی چیز کو اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹ کویسچن بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر جج نے لڑکے سے پوچھا کہ بھی ہاں بھئی تم یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی کے پاس گلوز بھی تھے، ورکنگ گلوز؟ تو اس نے کہا ہاں جی وہ ورکنگ گلوز بھی تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پورے گھر کے اندر کسی اور جگہ پہ فنگر پرنٹ نظر نہیں آئے تو ڈیفینیٹلی کوئی گیا ہے اندر تو وہ گلوز پہن کے گیا ہے۔ تو یہ جناب کیس چلتا رہا۔ اس کے بعد کراس کویسچننگ میں ایک وکیل نے وہ چیز اس پہ بہت سارے سوالات کیے، پھر دوسرے وکیل نے بہت سارے سوالات کیے، ہم ہر چیز کو نوٹ کرتے رہے۔ تو جب یہ کیس پورے کا پورا سنا گیا ہے تو اس کے بعد جب ٹوٹل آرگومنٹ دونوں طرف سے کلوز کر دیے گئے اور پھر ایک وکیل آیا اور اس نے ہمارے سامنے تقریر کی، پورا اس نے کیس بتایا، پھر دوسرا وکیل آیا، اس نے پھر ایک تقریر کی اور ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا۔ تو اب پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ دونوں کے وکیلوں نے ہمیں اپنا اپنا ویو بتا دیا۔ تو اس ویو کے بعد جج جو ہے اس نے ایک بڑی ہی شاندار اور بڑی ہی پریسائز اس نے ایک چھوٹی سی سپیچ دی ہمیں جیوری ممبرز کو۔ سب کے سامنے اس نے کہا کہ دیکھو جی آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں
दोनों तरफ के आर्गूमेंट आपने देख लिए, इवेंट आपके पास आ गए सारे, लेकिन आपका जो डिसीजन है वो उसमें हमें दो एलिमेंट चाहिए। एक तो आपका जो है डिसीजन वो यूनानिमस डिसीजन चाहिए जिसमें एक भी जूरी मेंबर कम ना हो। मेजॉरिटी बेस्ड उनको नहीं कबूल था। 100% जूरी मेंबर्स का एक ही नुक्ते पे मुतफिक होना, या तो गिल्टी और नॉट गिल्टी पे वो फैसला करना था। और दूसरा उसने बताया कि जो कुछ भी आपने सुना है इसका फैसला करने से पहले अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये चीज गलत है, कि भी मुलजिम ने ऐसा नहीं किया, तो आपने अपने डाउट को साइड पे रख के उसके खिलाफ फैसला नहीं देना। आपने फैसला उस वक्त देना है जब आपको 100% ये यकीन हो कि जो मुलजिम है वो 100% उसका ये एक्ट है, रिस्पॉन्सिबल है और हर सबूत 100% सही है और आपकी राय भी कहीं डाउट की तरफ नहीं जाती, तो ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो आपने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरह करके फैसला करना है। तो उस तकरीर के बाद जूरी उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, हम इसको आप जाएं और जाके इसका फैसला करें। तो अब कोर्ट के अंदर हमारे पीछे क्या हुआ वो हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हम 12 मेंबर हम उठ के, तो हमारे साथ आगे और पीछे दोनों तरफ सिक्योरिटी थी, वो हमें एक जूरी रूम में ले गए। वहाँ पे एक गोल टेबल लगी हुई थी, तो उसके हम चारों तरफ बैठ के, चाय वहाँ मौजूद थी, बिस्किट वहाँ पड़े हुए थे, पानी वहाँ पे था, फ्रिज वहाँ पे पड़ी हुई थी, फिजी ड्रिंक भी वहाँ पे पड़े हुए थे। तो बाहर से लॉक करके सिक्योरिटी वो उधर खड़ी हो गई। अब हम अपने किसी काम से बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर किसी ने टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट अंदर मौजूद है, अगर किसी को चाय पीनी है तो वो अंदर पड़ी हुई है, अगर किसी ने कुछ आराम करना है तो सोफे पड़े हुए हैं, यानी हर चीज़ अंदर मौजूद है। तो हम सब 12 जो थे जूरी मेंबर वो इकट्ठे बैठ गए और उसके अंदर हमने आपस में ही ये तय कर लिया कि कौन इस जूरी को लीड करेगा। तो अब हमने ये फैसला किया कि जो हमारे साथ वो स्टॉक ब्रोकर है लड़की, तो उसके साथ जूरी मेंबरशिप से भी पहले वो अंदर हॉल के अंदर जब पहले दिन आए थे तो मुलाकात हुई, तो पता चला जी कि वो स्टॉक ब्रोकर भी है। उसका बाप जो है वो पुलिस में भी रहा है और वो दूसरी दफ़ा ये कोर्ट के अंदर एज ए जूरी मेंबर आ रही है। तो इन बातों से हमने ज़रा उस पर ज़्यादा ट्रस्ट किया। हमने कहा चलो तुम बनो और तुम लीड करो। तो अब उसने सबसे पहले कॉपी पेंसिल पकड़ी और पूछा कि हाँ जी बोले जी, कौन समझता है कि ये आदमी गिल्टी है। तो अब जो चीज़ें हैं, यानी कि लॉ को किस तरह करके मेंटेन किया गया है, क्यों किया गया है, ये फैसला करना आपका काम है सुनने के बाद। तो उन्होंने एक यूके के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कई सदियां ली हैं अपने लॉ को एक ख़ास शक्ल देने और एक ख़ास डिज़ाइन में खड़ा किया हुआ। अब उसके अंदर गोरे भी थे, काले भी थे, एशियन भी थे, एरिट्रिया और वो इसके अलावा साउथ अमेरिकन भी थे, लेकिन उसके अंदर 5 गोरे थे। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि जी वो केस था एक सिख लड़के का, एक एशियन लड़के का, तो जैसे ही उस लड़की ने पूछा हाँ जी कौन कहता है कि जी ये
उसका नाम लेके कि ये गिल्टी है। तो पांचों के पांचों गोरों ने एकदम से हाथ उठाया, ठा करता गिल्टी। तो अब बाकी जो मेंबर थे उन 5 के अलावा वो कोई भी गिल्टी में नहीं गया, वो कहते हैं नॉन गिल्टी। तो अब 5 मेंबर एक तरफ हो गए और 7 मेंबर एक तरफ हो गए। तो अब बहस शुरू हुई हमारे दरमियान में कि जी हाँ जी वो गिल्टी है तो क्यों है। तो बहुत सारे आर्गुमेंट आए उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें इस तरह हुई कि चीज़ें जो थी वो कभी जाती थी कि ये मुजरिम है, कभी जाती थी कि वो मुजरिम नहीं है। तो वो एक लंबी बहस थी, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। वो गलत भी नहीं था लेकिन बाज़ का तो वो सही भी नहीं था। तो उसमें मैं अपनी तरफ से जो मेरा आर्गुमेंट गया वो ऐसा है कि मेरे आर्गुमेंट मैंने वहाँ पे कहा कि भी देखें वो एक एशियन लड़का है, मैं एक एशियन हूँ, तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मैं एक जूरी मेंबर हूँ और मैंने गलत और सही के दरमियान में तमीज़ करनी है और उसके फ्यूचर का फैसला करना है कि वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी। तो इसके लिए पहले नंबर पे तो जो भी बहस हुई है उसके अंदर एक बात बड़ी ही वाज़े तौर पे मेरे सामने आई है, वो ये है कि जी उस घर में था ही कोई चीज़ ही नहीं थी, यानी उस घर में कोई खाली कैबिनेट भी नहीं पड़ी हुई थी, वो घर टोटली खाली था। तो उस हिसाब से जब घर के अंदर ही कुछ नहीं है तो केस रॉबरी का तो बनता ही नहीं है। हाँ ये कंफर्म है कि भाई वो आदमी अंदर गया। हाँ ये भी है कि उसकी थोड़ी देर के लिए ये भी मान लिया जाए कि विंडो का शीशा भी उसी ने ही तोड़ा है। तो इस हिसाब से हम ये समझते हैं कि एक तो क्रिमिनल डैमेज का केस बनता है, वो भी अगर प्रूफ हो जाए, और दूसरा ये ट्रेसपास का केस है। तो ट्रेसपास का मतलब ये होता है कि जब आप किसी और की लैंड पे बगैर इजाज़त के उसकी लैंड पे चले जाते हैं, उसके घर में चले जाते हैं बगैर इजाज़त के, तो उसको ट्रेसपास का केस कहा जाता है। तो मैंने कहा भी ये ट्रेसपास का केस बनता है या क्रिमिनल डैमेज का केस बनता है। लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने जो प्लेंटिफ है उसने तो ये केस फॉरवर्ड ही नहीं किया कि जी इसने ट्रेसपास किया है, तो इस पे तो बहस ही नहीं हुई, इस पे कोई वकील बोला ही नहीं। ठीक है, बात तो हो रही है रॉबरी की। तो रॉबरी के अंदर ये चीजें आती नहीं हैं जो अंदर हुआ। अगर मैक्सिमम घर में कोई रह ही नहीं ना है तो थेफ्ट का केस होगा, वो भी को उठा के ले जाएगा चीज तो होगा। तो जो चीज आगे बढ़ाई गई है उसके अंदर वो केस डिस्कस नहीं किया गया जो एक्चुअली हुआ है, तो हम उसको गिल्टी किस तरह करार दे सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स ने इंक्लूडिंग वो जो 5 गोरे थे जो पहले ही हाथ उठा चुके थे गिल्टी, वो भी एग्री हुए कि हाँ है तो ऐसा ही। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है कि जिसके अंदर ना सिर्फ कोर्ट के अंदर बहस होती है, कोर्ट के अंदर वकील उसके खिलाफ चलते हैं और उसके हक में चलते हैं, जज देखता है, जज अपने आर्गुमेंट देता है, वो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, लेकिन जूरी मेंबर भी वहाँ पे एक कोर्ट की तरह चलते हैं कि अब ये जो कुछ हो गया है उसके अंदर क्या क्या है। तो वो एक लंबी बहस होती है जो 2-2.5 घंटे ले जाती है इस बात पे पहुंचते पहुंचते जहाँ पे हर जूरी मेंबर जो है वो एक ही नुक्ते पे आए और उसके बाद वो जाके फिर ये होता है कि हमने
जब इस नतीजे पे पहुंच गए कि जी वो आदमी गिल्टी नहीं है क्योंकि उसने कोई रॉबरी नहीं की, घर में उठाने वाली चीज़ ही कोई नहीं थी, हाँ ये था कि वो विंडो टूटी हुई थी, तो ठीक है जी, अब ये फैसला हो गया कि वो गिल्टी नहीं है, नॉट गिल्टी। तो उसके अंदर फिर सब ने कह दिया। अब वो लड़की जो थी उसने आगे चल के कोर्ट में ये कहना था, जब उन्होंने पूछना था गिल्टी और नॉट गिल्टी, तो उसने कहना था नॉट गिल्टी। तो इसका फैसला हो गया। तो इसके लिए हमने दरवाज़ा नॉक किया, छोटी सी एक बेल लगी हुई थी, वो बेल हमने दबाई। बाहर वो खड़े हुए वो सिक्योरिटी वाले जो हैं उन्होंने पूछा कि हाँ जी रेडी हैं, तो हमने कह दिया कि जी रेडी हैं। तो उसके बाद हम कोर्ट में दोबारा एंटर हुए, उसी तरह सभी लोग उसी तरह बैठे हुए हैं। तो उसके अंदर सारी जूरी जाके बैठ गई। तो जो रीडर था वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि जी ये केस सुना गया है, इस आदमी का ये केस है, अब ज्यूरी का फैसला आपके सामने आ रहा है। तो हम ज्यूरी से पूछते हैं कि आप बताएं कि आप ये आदमी ये गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो ज्यूरी मेंबर्स की हेड ने बोला नॉट गिल्टी। इसी के साथ ही कोर्ट जो है वो खत्म हो गया। अब सोचने वाली बात है कि जज का क्या अख्तियार वहां पे हुआ। अगर 12 मेंबर ने उसको मुजरिम करार देना है या उसको छोड़ना है, तो फिर होता यह है कि जब ज्यूरी अगर ये कह दे कि भाई गिल्टी, तो उस सूरत हाल में वो मुजरिम गिना जाता है, लेकिन उसकी सजा का तयन कि उसको इस जुर्म के लिए कितनी सजा दी जा सकती है, ये ज्यूरिस्डिक्शन जो है ये जज के पास होती है। और उसने उसकी लेंथ ऑफ कन्फाइनमेंट को डिफाइन करना होता है कि भी वो इतनी सज़ा क्यों दे रहा होता है, किस तरह दे रहा होता है, क्यों दे रहा होता है, इसका जूरी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन उसको मुजरम ठहराना या मुजरम ना ठहराना ये जज के हाथ में बिल्कुल नहीं रखा जाता, क्योंकि वो एक फ़र्द वाहिद है। उसका जितना मर्जी नॉलेज, जितनी मर्जी उसको इल्म दे दिया जाए, जितनी मर्जी किताबें वो हिफज कर जाए, वो उस तरह फील नहीं कर सकता जिस तरह एक पूरी सोसाइटी फील करती है। तो उन्होंने अपने जो क्रिमिनल सिस्टम को इस तरह रखा हुआ है। तो इसके ऊपर और भी अभी बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं कि किस तरह करके। तो मेरा मकसद पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का ये नहीं है कि मैं ये बताऊं कि जी ब्रिटिश लॉ क्या है। आज की तारीख के अंदर हर चीज़ जो है वो हर जगह पड़ी हुई है। तो मेरी भी एक ये ब्लॉग जो है वो जाके कहीं कोई सुनेगा। तो मुझे ये तो उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में कभी पूरी तरह ऐसा होगा कि हर आदमी समझेगा कि मैं अदालत में जाऊंगा तो मेरे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि इंसाफ का तल्लक जो होता है वो बेसिकली अदालतों से इतना ज़्यादा नहीं होता जितना पुलिस सिस्टम से होता है। तो जब तक पुलिस पूरी तरह तहकीकात करके सब कुछ एक मुकम्मल एक कम्प्रिहेंसिव केस को लेके कोर्ट में नहीं जाती, तो जजेस जो होते हैं वो जाहिर है वो उनके ऊपर तो ब्लेम ऑटोमेटिकली आएगा। जब अदालत के अंदर जो कुछ अंदर हो रहा था वो पता नहीं चलता, ठीक है। अब कोई मुजरम है, उसको लाखों आदमियों ने देखा है, तो वो जब केस जाता है कोर्ट के अंदर तो पाकिस्तान में जज उसको छोड़ देता है। तो लोग कहते हैं कि जी जज करप्ट था, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोर्ट के अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने क्या क्या आगे लेके आए हैं, कितना प्रूफ उसके पास उसको मुजरम साबित करने के लिए उसके सामने दिया गया है,
जज बेचारा उस पर डिपेंड कर रहा होता है, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस सिस्टम इतना करप्ट है कि जजेस की हैसियत एक अंधे की तरह हो जाती है कि जिन आंखों से जजेस ने असल मुजरिम को देखना होता है वो तो आंखें ही काम नहीं कर रही। तो पैसा चलता है, यहाँ पे तल्लकात चलते हैं और एक सिस्टम चलता है। सोसाइटी क्या फील करती है किसी को लेना देना नहीं होता। एक जज के सामने केस पेश कर दिया जाता है, वो जज पहले नंबर पे तो ये देखता है कि वो शिया है, वो मरज़ई है, वो क्या कहते हैं, वो ईसाई है, वो गरीब है, वो अमीर है, उसको ये पड़ी रहती है, क्योंकि उसने कोर्ट से घर भी जाना होता है। और जाहिर है कोई ऐसा पाकिस्तान में सिलसिला तो है नहीं है कि जजेस जो होते हैं वो बड़े प्रोटेक्टेड होते हैं। हाँ होते हैं प्रोटेक्टेड, वो भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो कहने का मकसद ये है कि जब तक पुलिस सिस्टम को स्ट्रांग नहीं किया जाता तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं है। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए मैं कहता रहूँगा और कह रहा हूँ।